जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी अ ट्रिब्यूट टू द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडियन म्यूजिक, सुमन कल्याणपुर। अच्छा, इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी और हमने न्यूज़ में भी सुना कि सुमन जी हैज़ पास्ड अवे। बहुत बड़ा लॉस है और हम ये जानते हैं कि सुमन जी की आवाज़ बॉलीवुड की मोस्ट अंडररेटेड वॉइसेस में से एक थी। और आज की वीडियो हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है। चलते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलने से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। ना करते ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज की जिसने अपने दौर में हर किसी पर जादू कर दिया था। भाई की कलाई से प्यार बांधा है। ये तो मैं लता जी की आवाज़ है। मेरे मीत हो, तुम ही मेरी प्रीत हो, तुम ही। उन्होंने भारत के अलग अलग कोनों और भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अनगिनत श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। दिल की किताब कोरी है, कोरी ही रहने दो। एक ऐसी गायिका जिनका टैलेंट सच में कमाल का था, जिसकी पकड़ सुरों पर बेजोड़ थी। जब कोई पहली बार इस अमर आवाज को सुनता था तो अक्सर उन्हें लगता था कि वो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को सुन रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल। आवाज इतनी जादुई थी न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जानो। यहाँ तक कि कई बार उनके गाए सुपरहिट गानों का क्रेडिट गलती से किसी और को दे दिया जाता था। कोई चोट मोहब्बत की ये लता जी ने गाया। लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास की ये एक ऐसी अजीब कहानी है जहां एक फनकार की सबसे बड़ी खासियत ही उसके करियर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। नूर है तो अखियों से दूर है तो फिर भी पुकारे। कि एक ऐसी छोटी लड़की जिसका शुरू में फिल्मों में आने का कोई इरादा ही नहीं था, वो आखिर इस संगीत की चमकती दुनिया में आई कैसे। तेरा नाम है चांदनी पे, तेरा नाम चकोर के लुक छुप चोरी चोरी। एक ऐसी बेजोड़ विरासत जो पूरे 6 दशकों तक चली। इतनी सारी रुकावटों के बाद भी उनका काम कितना विशाल था, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आसमाने खुश हो, रंग सा बिखेरा। जिस आवाज को लोग एक चमत्कार मान रहे थे, वही अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी गणित में एक चुनौती बन गई। क्या किसी की बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है? इतना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राज़दार। जान है तेरी पर ले जाए रे। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन सुमन जी की जिंदगी का ये सबसे बड़ा और कड़वा सच था। उनकी आवाज का लता जी से इतना ज्यादा मिलना जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उनके करियर की सबसे है ना? बड़ी पेशेवर चुनौती कैसे बन गई, यही आज हम डिकोड करने वाले हैं। इल्जाम सर पे लिया नहीं जाए। उनकी आवाज का परफेक्ट होना ही उनके सफर में एक दो धारी तलवार साबित हुआ। सोचिए क्या हो अगर किसी की आवाज इतनी बेहतरीन, इतनी परफेक्ट हो जाए कि पूरा का पूरा म्यूजिक एस्टैब्लिशमेंट ही उससे डरने लगे। इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास यही है। सुमन कल्याणपुर की आवाज उस दौर की सबसे दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी से इस कदर मिलती थी कि यही चीज उनके लिए एक श्राप जैसी बन गई। बस इसी एक वजह से उन्हें इंडस्ट्री की आपसी पॉलिटिक्स झेलनी पड़ी, उनकी पहचान मिटाने की कोशिशें हुई और आखिरकार उन्हें समय से पहले ही बॉलीवुड से दूर होना पड़ा। जिसे सुन के कुछ भी कहने मुझे, हाँ ये हक है। उनकी कहानी शुरू होती है 1937 में। जन्म हुआ सेंट्रल बैंक के एम्प्लॉय शंकर राव हिमड्डी जी के घर, जहां कला और संगीत का काफी अच्छा माहौल था।
1942 आते आते एक बेहतर भविष्य के लिए उनका परिवार ढाका से मुंबई आ गया। मुंबई के सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़ाई की और उनका असल सपना था एक पेंटर बनने का, इसलिए उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला भी ले लिया। लेकिन आवाज तो उनकी हीरे जैसी थी ही। उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त केशव राव भोले जी ने इस हीरे को पहचान लिया और 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर उन्हें पहला बड़ा मौका दिलाया। फिर 1958 में मुंबई के बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर जी से शादी के बाद वो सुमन हिमड्डी से बदलकर सुमन कल्याणपुर बन गई। संगीत की बाकायदा तालीम पूरी होने के बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस्ताद खान अब्दुर्रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से सीखने के बाद उनका पहला कदम बनी मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। इस फिल्म ने निर्देशक शेख मुख्तार का ध्यान खींचा, जिन्होंने सुमन जी को उनकी पहली हिंदी फिल्म मांगू ऑफर की। हालांकि यहां ओपी नैयर साहब ने फिल्म के 3 गानों में से सिर्फ एक, लोरी कोई पुकारे धीरे से को ही फाइनल रखा। लेकिन इसके तुरंत बाद फिल्म दरवाजा में तलत महमूद के साथ गाए एक डुएट ने उन्हें हिंदी सिनेमा में मजबूती से खड़ा कर दिया। अब हम उन मौकों की बात करेंगे जब किस्मत के खेल और इंडस्ट्री के एक चर्चित झगड़े ने सुमन कल्याणपुर को सीधे हिंदी सिनेमा के टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। एक दिल दो है तलबगार बड़ी मोटे अपना बना के गया फूल रे परदेसी बालम। अब तो आँख लड़ चुकी बात बढ़ चुकी अब तो पास आई। हुआ कुछ यूं था कि मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच किसी बात पर एक बड़ा विवाद हो गया और दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया। अब इसके बाद प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स परेशान हो गए। उन्हें अर्जेंटली एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो रफी साहब की बेमिसाल आवाज के साथ मुकाबला कर सके, और बस यही वो एग्जैक्ट मौका था जहां सुमन जी ने उस जगह को भरा। सुमन जी और रफी साहब की जुगलबंदी इस कदर परफेक्ट बैठी कि उन्होंने लगातार बहुत सारे मैसिव ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए और सुनने वालों को पता ही नहीं चलता था कि गाने में आवाज लता जी की है या सुमन जी की। मेरा 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 तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। दरअसल ये दोनों आवाजें आपस में इतनी ज्यादा मिलती थी ना कि 1959 की फिल्म चांद में जब संगीतकार हेमंत कुमार जी और गीतकार शैलेंद्र के साथ सुमन जी और लता जी ने एक ही गाने में आवाज दी तो दर्शकों के लिए और यहां तक कि संगीत के बड़े बड़े जानकारों के लिए भी ये पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो गया था कि कौन सी आवाज लता जी की है और कौन सी सुमन जी की। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत घटना थी। कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं सारे। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि वो किसी की सिर्फ एक रिप्लेसमेंट नहीं थी, वो अपने आप में एक पावर हाउस थी। जरा उनकी वर्सेटैलिटी पर गौर कीजिए। हिंदी में 900 से ज्यादा गाने, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, गुजराती से लेकर पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी तक अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में उन्होंने आवाज दी। और उनके हिट्स देखिए, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे, ना तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है, तुमने पुकारा और हम चले आए, ये वो अमर गाने हैं जो आज भी हमारी प्लेलिस्ट में मिलते हैं। उन्होंने ये पूरी तरह साबित कर दिया था कि संगीत की इस दुनिया में उनका अपना एक बहुत बड़ा और अलग मुकाम है। अच्छा, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में ही सोचा था, हर चीज की एक कीमत होती है। आइए अब इस थोड़े दुखदाई पहलू को समझते हैं कि कैसे उनकी तेजी से बढ़ती सफलता और इस परफेक्ट आवाज ने म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर असुरक्षा और षड्यंत्रों को जन्म दे दिया। उस दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। निर्माता पैसे बचाने के लिए उनसे गवाते थे और स्थापित गायिकाएं उन संगीतकारों के साथ काम करने से ही मना कर देती थी जो सुमन जी को हायर करते थे। एक तरफ कई प्रोड्यूसर्स उनकी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते थे ताकि लता जी की महंगी फीस बचा सके, यानी उन्हें बस एक बजट ऑल्टरनेटिव की तरह देखा गया। और दूसरी तरफ टॉप सिंगर्स ने संगीतकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया।
यहां तक कहा जाता है कि एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स ने अल्टीमेटम्स दे दिए थे कि अगर आप सुमन कल्याणपुर को काम देंगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और जाहिर है संगीतकार इन बड़े सितारों से नाराजगी मोल लेने से बहुत डरते थे और आगे चलकर ये अल्टीमेटम्स और भी गहरे षड्यंत्रों में बदल गए। 1965 की फिल्म गजल का किस्सा बिल्कुल इस बात का सबूत है। इस फिल्म का गाना उनसे नजरें मिली पहले लता जी और सुमन जी की आवाज में बड़ी खूबसूरती से रिकॉर्ड और रिलीज भी हो चुका था, लेकिन बाद में इस पॉलिटिक्स के चलते सुमन जी की बेहतरीन आवाज को वहां से पूरी तरह हटा दिया गया। उस गाने को मीनू पुरुषोत्तम जी की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया गया, सिर्फ और सिर्फ उन स्थापित सितारों को खुश करने के लिए। इस सब भेदभाव के बावजूद उनका असर कैसा था, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर यानी 7 से लगाइए। एक बार म्यूजिक कंपनी HMV ने उस दौर के 50 सबसे बेहतरीन गानों के 4 कैसेट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन निकाला, और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इस पूरी टॉप 50 लिस्ट में जिस गायिका के सबसे ज्यादा गाने थे वो और कोई नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर थी। उनके टोटल 7 गाने इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। पर इस कहानी का अगला हिस्सा सच में थोड़ा दुख भरा है। इस टॉप 50 कलेक्शन में सबसे ज्यादा गाने होने के बावजूद जब उन कैसेट्स के कवर छपे गए तो उन पर बाकी सभी गायकों की तस्वीरें छपवाई गईं, बस एक को छोड़कर। सुमन कल्याणपुर अकेली ऐसी फनकार थीं जिनकी फोटो को उस कवर से जानबूझकर पूरी तरह से हटा दिया गया था। यह बिल्कुल उनकी पहचान को मिटा देने की कोशिश जैसा था। अब इस लगातार किए गए मार्जिनलाइजेशन का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं कि कैसे इतनी बेहतरीन फनकार धीरे धीरे बॉलीवुड के पर्दे से गायब होने लगी और उन्होंने खुद को इन सब से अलग कर लिया। ये उनकी पहचान मिटाने की साजिश कितनी गहरी थी, इसका एक बड़ा उदाहरण नेशनल टेलीविजन यानी दूरदर्शन के पॉपुलर शो छाया गीत पर देखने को मिला। जब वहां उनका बड़ा मशहूर गाना न करते प्यार तुम्ही से चला तो शो के होस्ट ने उसे गलती से लता मंगेशकर का गाना बता दिया। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए कितना बड़ा अपमान है। इस बार तो सुमन जी की बेटी चारुल कल्याणपुर को आगे आकर इस डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ ऑफिशियल आपत्ति तक दर्ज करानी पड़ी। इस तरह के लगातार चलने वाले षड्यंत्रों ने आखिरकार इस शांत और सरल फनकार को पूरी तरह से थका दिया था। 1980 आते आते उनका मन इस दुनिया से सच में उब गया। 1980 में आई फिल्म नसीब में उन्होंने एक गाना गाया जिसके बोल थे, जिंदगी इम्तिहान लेती है। और सच कहूं तो ये बोल बिल्कुल भविष्यवाणी जैसे सच साबित हुए। इस गाने के बाद सुमन कल्याणपुर ने पूरी गरिमा के साथ बिल्कुल चुपचाप हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। हिंदी सिनेमा भले ही मेनस्ट्रीम बॉलीवुड अवार्ड्स ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन शास्त्रीय संस्थान और राज्य सरकारों ने उनके टैलेंट को हमेशा पूरी इज्जत और सम्मान दिया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। गुजरात सरकार ने लगातार 4 साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर चुना। सुर सिंगर संसद ने उन्हें 3 बार सम्मानित किया और 1961 में ही उन्हें रास रंग फाल्के अवार्ड मिल चुका था। ये सारे बड़े सम्मान इस बात का एक खुला सबूत है कि उनकी असल काबिलियत कितनी बड़ी थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 900 से भी ज्यादा। उन्होंने तलत महमूद, मुकेश, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे हर महान गायक के साथ सैकड़ों हिंदी गीत रिकॉर्ड किए। इतनी मुश्किलों के बावजूद इतने विशाल स्तर पर काम करना उनके अटूट समर्पण को साबित करता है। और बात सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, वो एक सच्ची बहुभाषी आवाज थी। मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी और राजस्थानी, उन्होंने भारत के अलग अलग कोनों और भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा और अनगिनत श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। हिंदी सिनेमा में जहां आवाज ही फनकार की पहचान होती है, वहां सुमन कल्याणपुर की पूरी शख्सियत और पहचान लता मंगेशकर की आवाज के पीछे छिप कर रह गई। एक परफेक्ट आवाज होना और फिर अपनी ही आवाज के शोर में अपनी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देना, ये इस लेजेंडरी फनकार की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। 89 साल की उम्र में उनके निधन से मानो एक पूरा युग ही खत्म हो गया है। आज भले ही वो खामोश हो गई हों, लेकिन जो भावनाएं और जो सुर वो छोड़ गई हैं, वो बेहद अनमोल हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा सवाल उठता है। 89 साल का यह सफर सिर्फ एक गायिका का नहीं बल्कि एक बेहद सम्मानित और शालीन व्यक्तित्व का सफर था। वो अपने पीछे एक ऐसी खूबसूरत विरासत छोड़ गई हैं जिसे शायद ही कोई कभी मिटा सके। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने ये बड़ा सवाल रह जाता है, इतिहास उस आवाज को कैसे याद रखेगा
जिसे उस समय के सिस्टम ने हमेशा दूसरी कतार में रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिसने अपनी मिठास से लाखों करोड़ों दिलों पर सीधा राज किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आवाज के पीछे की इस असली कहानी ने आपको भी उन क्लासिक धुनों को एक नए नजरिए से सुनने पर जरूर मजबूर किया होगा। सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गायनक में आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे। ये हमारी तरफ से इस महान गायिका को एक छोटी सी लेकिन भावभीनी श्रद्धांजलि है। यार बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत वीडियो थी और सही मायने में आज हमने सुमन जी के बारे में जाना है। मतलब हम लोग खुद इस चीज़ पे हैरान है कि इतने खूबसूरत, इतने फेमस गाने उन्होंने गाए हैं, लेकिन हम भी ये समझते थे कि ये आवाज़ लता जी की है। पर हम यकीन करें, हिल गया। आपने हमारा रिएक्शन देखा होगा कि जब हमें ये पता चला कि ये खूबसूरत गाने सुमन जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए हैं। यकीन करें हम हैरान हो गए, हम हिल गए हैं बल्कि वो आवाज़ें सुन के। इतनी खूबसूरत आवाज़ और है, किस कदर सिमिलैरिटी थी वाकई में दोनों की वॉइस में, पता ही नहीं चलता पता ही नहीं कौन चल रहा। आप ये देखो ना, वो कह रहे हैं ना कि भाई इतनी खूबसूरत गाने गाए उन्होंने, लेकिन क्रेडिट सारा जाता था लता जी को, क्योंकि रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा। आप देखिए जिस गाने में इन दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म ओह किया हो था, हो। कितना मुश्किल था आइडेंटिफाई करना कि कौन सी किसकी आवाज किसकी आवाज है। बहुत अच्छा। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया ना कि भाई जो म्यूजिक कंपोजर्स थे वो क्या करते थे कि भाई ज्यादा पैसे ना देने पड़े लता जी को, तो वो इनसे गाना रिकॉर्ड करवा लेते थे कि कम रखा था पैसों के इनको अंदर हो लता जाए। जी। हाँ, लेकिन क्या कि आवाज का मेयार बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि लोग पहचानते नहीं थे। तो देखा जाए तो ये ना हर इंडस्ट्री की एक डार्क साइड है जिसको हम लोग नहीं देख रहे होते, जिसको दुनिया से छुपाया जाता है, और हर जगह पे ये चीज़ होती है। पर्दे के पीछे मामला कुछ और होते हैं। और ये वीडियो यकीन करें कि इस तरह की चीज़ें इस वीडियो ने रिवील की हैं कि जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सारे सच थे ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे ना एक बात ये भी है कि ज़िंदगी के ना एक हकीकत ऐसे है कि समटाइम्स आपको लाइफ में वो डिजर्विंग क्रेडिट नहीं मिल पाता, वो फेम नहीं मिलता हाँ जी। जो आपके चले जाने के बाद आपको मिलता हाँ है। जी। डेफिनेटली आज हमें जो चीज़ें पता चली हैं, अब हम जब वो गाने सुनेंगे तो हमें ये पता होगा कि हम सुमन जी की आवाज़ को सुन रहे हैं। सो वो जो क्रेडिट उनको उनकी ज़िंदगी में नहीं मिल पाया ना, वो अब मिलेगा। और अब मिलेगा। डेफिनेटली आपके थॉट्स भी चेंज हुए होंगे। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और हमारी बात से आप किस हद तक एग्री करते हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।